हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम टेंथ क्लास का इतिहास का चैप्टर नंबर 4 लेकर आए हैं। चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। ये चैप्टर हम आपका संक्षिप्त वर्णन देंगे। ये चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का अर्थ होता है अपने देश के प्रति लगाव, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से या तो सामाजिक रूप से अपने देश से प्रेम करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय। इसमें राष्ट्रवाद देश के प्रति प्रेम की भावना, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से हम अपने देश से प्रेम करते हैं, तो उसी को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। भारत लगातार गुलामी के जंजीरों में बंधा था, तो भारत में राष्ट्रवाद कैसे आया, राष्ट्रवाद क्या होता है, इसके बारे में हम इसमें बताएंगे। और राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय। राष्ट्रवाद देश के प्रति प्रेम की भावना को ही हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद एक ऐसी चेतना का उदय है जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण का आभास होता है। इसी को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। अपने देश से प्रेम करना, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, इसी को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण, देखिए, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के मुख्य 4 कारण हैं। सबसे पहला कारण आपका है राजनीतिक कारण, दूसरा है आर्थिक कारण, तीसरा है आपका सामाजिक कारण, चौथा है धार्मिक कारण। आखिर राष्ट्रवाद के क्या कारण है भारत में उदय होने का? इसका मुख्य 4 कारण राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण और धार्मिक कारण है। इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि राष्ट्रवाद के उदय के राजनीतिक कारण क्या है। तो इसमें सबसे पहला नंबर राजनीतिक कारण का आता है महारानी विक्टोरिया की घोषणा। ये जो महारानी विक्टोरिया थी, 1858 में महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा से सभी देशी राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गए। इस घटना ने भारत को एक राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। ये जो 1858 में महारानी विक्टोरिया की घोषणा से सभी देशी राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गए, इस घटना ने भारत को एक राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। उसके बाद दूसरा था, पहला तो आपका था महारानी विक्टोरिया की घोषणा, दूसरा है लॉर्ड लिटन की नीति। ये जो लॉर्ड लिटन की नीति है, 1878 में लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। दूसरा है 1879 में आर्म्स एक्ट के द्वारा भारतीयों के लिए अस्त्र शस्त्र, जैसे बंदूक जो रखा जाता है, अस्त्र शस्त्र, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। तो आपसे पूछेगा आर्म्स एक्ट कब लागू? 1879। लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पर कब प्रतिबंध लगाया? 1878। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पर कौन प्रतिबंध लगाया? लॉर्ड लिटन। इस तरह से ये सब भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण है। आगे है लॉर्ड रिपन की नीति। ये जो लॉर्ड रिपन था, 1883 में इल्बर्ट बिल पारित किया। तो जब इल्बर्ट बिल पारित किया तो भारतीय और यूरोपीय व्यक्ति के फौजदारी मुकदमों की सुनवाई समान न्यायालय में करने की घोषणा की गई। यानी कि स्टैंडर्ड न्यायालय जो कोर्ट होते हैं उसमें नहीं किया गया, समान किसी तरह से सुनवाई चलाया जाता था। इसके कारण इल्बर्ट बिल जो आया, जिसका भारतीय लोगों ने जमकर विरोध किया। इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ? 1883 में। कौन पारित किया? लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन में। आगे आइए लॉर्ड कर्जन की नीति। ये जो आपका लॉर्ड कर्जन की नीति थी, 1899 में कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट पारित कर नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में कमी और गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दिया। जो लॉर्ड कर्जन की नीति आई थी वो 1899 में ये क्या किया कि कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट पारित 1899 में लागू किया। इसमें नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम कर दिया और गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, जिसके चलते लोगों में आक्रोश हुआ। आगे 1904 ईस्वी में विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय पर, विद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिए गए। मतलब कि अंग्रेजी शासन बढ़ा दिया गया, जिससे भारतीय लोगों को पढ़ने लिखने में समस्याएं होने लगी। आगे है इसमें 1905 में बंगाल विभाजन। ये जो 1905 में बंगाल विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया।
1907 में देशद्रोही सभा अधिनियम सभाओं पर रोक लगाने के लिए लागू करना। 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट उत्तेजित लेख छापने वाले को दंडित करने के लिए पारित करना। ये सब कारण रहे भारत में राष्ट्रवाद के उदय का कारण। साथ ही लॉर्ड डलहौजी की नीति, ये जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा रेलवे, टेलीग्राफ लाइन एवं व्यवस्थित परिवहन व्यवस्था की शुरुआत भारत में राष्ट्रवाद के विकास में सहायक बना। अंग्रेजी शिक्षा नीति भारत में राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये सब आपका कारण था। अब आ जाइए, वो आपका राजनीतिक कारण था। अब दूसरा कारण आइए, भारत में राष्ट्रवाद उदय की आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या था कि भारतीय किसानों को अस्थायी बंदोबस्त के द्वारा जमींदारों को एक निश्चित भू राजस्व के रूप में सरकार को देना पड़ता था। भारत में बने कपड़े के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। इंग्लैंड में मशीन से बने कपड़े भारत में बिक्री पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था, जिसके चलते भारतीय लोगों ने इसका विरोध किया, जिससे भारत का अर्थव्यवस्था गड़बड़ा रहा था, जिसके कारण इंग्लैंड का अर्थव्यवस्था यहाँ से खरीदगी के वजह से वो मजबूत कर रहा था। इसके चलते लोगों में आक्रोश बढ़ा। अब आइए थोड़ा सा भारत में राष्ट्रवाद के उदय के सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में अंग्रेज अपने को श्रेष्ठ समझते थे और भारतीय लोगों को नीच समझता था। विदेश में भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। सरकारी सेवाओं भारतीयों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता था। साथ ही भारत में राष्ट्रवाद के धार्मिक कारण आए। तो धार्मिक कारण शताब्दी में अनेक महापुरुष ने सामाजिक और धार्मिक के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की थी। यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय धर्म ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ते चला गया। अब इसमें आपका आया, इसका और सारे जो कारण थे, इसमें आया प्रथम विश्व युद्ध। थोड़ा सा देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध का एक झलक। ये जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, ये प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक हुआ। प्रथम विश्व युद्ध दो गुट में हुआ, मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्ति के बीच हुआ था। मित्र राष्ट्र के अंतर्गत फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका था, जबकि केंद्रीय शक्ति में धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी था। और ये आपका दो गुट के बीच लड़ाई थी, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। तो आपको मैंने बता दिया कि मित्र राष्ट्र में फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका था और केंद्रीय शक्ति धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी था। अब आइए प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे। प्रथम विश्व युद्ध औद्योगिक क्रांति के परिणाम, जो औद्योगिक क्रांति हुए थे उसके फलस्वरूप उत्पन्न औपनिवेशिक व्यवस्था की स्थापना और सुरक्षित रखने के प्रयास के लिए हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में क्या क्या घटनाक्रम चला। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों द्वारा जिम्मेवार सरकार का आश्वासन दिया गया कि आप लोग मेरे साथ रहिए, आपको हम सरकार बना देंगे और आपको हम स्वतंत्र कर देंगे। गांधी और बाल गंगाधर तिलक जी से राष्ट्रवादी नेताओं ने ब्रिटिश सरकार के युद्ध में सहयोग किया। रक्षा व्यय एवं महंगाई में वृद्धि हुई। 1915 से 17 के बीच एनी बेसेंट, जो कि कांग्रेस का अध्यक्ष, बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई। होम रूल लीग आंदोलन आरंभ किया गया। 1915-17 के बीच एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग आंदोलन आरंभ किया। फिर 1913 में लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई। 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जिसको लखनऊ समझौता, कांग्रेस के गरम एवं नरम दल का एकीकरण हो गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया। भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का उत्कर्ष, साथ ही कि महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में आना, उत्कर्ष बढ़ गया। फिर आया भारत प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो पहला नंबर, महंगाई अपने चरम सीमा पर पहुंच गया। जब विश्व में विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक, जिसमें भारत में महंगाई अपने चरम सीमा पर चला गया, जिसने मजदूर, दस्तकार एवं किसान को प्रभावित किया। इंग्लैंड से आयात रुक गया। फलतः भारतीय उद्योग फले फूले एवं उद्योगपति वर्ग का जन्म हो गया। राष्ट्रवादी भावना के प्रभाव के बावजूद उपनिवेशों पर कठोर नियंत्रण का प्रयास किया गया। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा प्रांतीय परिषद में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। साथ में हम लोग इधर देखेंगे कि आपका असहयोग आंदोलन, इसमें प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियां ने भारत में गांधीवादी आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि, जिससे गांधी जी और सक्रिय हो गए। और उसके बाद चलता है असहयोग आंदोलन।
1920 से 22। ये जो असहयोग आंदोलन भारत का प्रथम जन आंदोलन था, जिसमें भारत के लोग जनमानस ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ये जो असहयोग आंदोलन होने के क्या कारण थे? पहला कारण था आपका असहयोग आंदोलन का रौलेट एक्ट, जिसमें अभी कहा भी जाता है कोई दलील नहीं, कोई वकील नहीं, कोई अपील नहीं का नारा दिया जाता है। दूसरा था जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, खिलाफत आंदोलन जो अली बंधु के द्वारा चलाया गया था। तो ये जो आपका रौलेट एक्ट पहला कारण था, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि रौलेट एक्ट क्या था। तो देखा क्या गया कि बढ़ते क्रांतिकारी गतिविधि को दबाने के लिए, देश में अंग्रेजों का ज्यादा विरोध हो रहा था, इसको रोकने के लिए वहां का न्यायाधीश सिडनी रौलेट के सुझाव पर रौलेट एक्ट अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम के अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना किसी प्रूफ के आधार पर वारंट करके गिरफ्तार किया जा सकता था। इस अधिनियम के विरुद्ध कोई अपील नहीं किया जा सकता है। इसे रौलेट एक्ट कहते हैं। इसी को काला कानून भी कहा जाता है। रौलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। रौलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। नारा भी दिया गया था। ये था रौलेट एक्ट। रौलेट एक्ट सीधा जानिए, रौलेट एक्ट आया आपका 1919 में। इसमें कहा गया कि किसी संदेह के आधार पर किसी भी भारतीय को पकड़कर जेल में बंद किया जा सकता था और कोई दलील, कोई वकील और कोई दलील की बात नहीं थी। अब आइए दूसरा कारण था असहयोग आंदोलन का, जालियांवाला बाग हत्याकांड। जब रौलेट एक्ट कानून के विरोध में, जो काला कानून आया था उसके विरोध में, रौलेट एक्ट कानून जो विरोध में 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल के बाद 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर में कांग्रेस के 2 नेता डॉक्टर सतपाल एवं किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के विरुद्ध अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सभा बुलाया गया। इस सभा पर जिला मजिस्ट्रेट जनरल ओडायर ने बिना किसी चेतावनी गोली चलवा दी, जिसमें लगभग 1000 लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हो गए। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि, सर नाइट की उपाधि लौटा दिए थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिए थे।